हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ मेडिकल डिवाइसेस इन इंडिया। मतलब ये CDSC की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आप चाहें तो वहाँ भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये पार्ट 3 है हमारा। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे इंपोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कौन से लाइसेंस की आवश्यकता है हमारे को मेडिकल डिवाइस को इंपोर्ट करने के लिए। तो हमें इंपोर्ट करने के लिए क्लास ए की डिवाइस को छोड़ दीजिए। क्लास ए के लिए हमें तो खाली रजिस्ट्रेशन कराना है। जो भी स्टाइल नहीं है क्लास ए की डिवाइसेस जिनसे कुछ मापा नहीं जा सकता, मीन्स नॉन मेजरिंग एंड नॉन स्टाइल क्लास ए को अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसके लिए कोई भी सरकारी फीस नहीं है और फार्माडॉक्स कंसल्टेंट आपकी ये रजिस्ट्रेशन करके 1 दिन के अंदर दे देगा। नंबर 2 पॉइंट है जो स्टाइल मेडिकल डिवाइस आपकी क्लास ए की या जिनसे आप कुछ भी माप सकते हैं, तो उसके लिए आपको मेडिकल डिवाइस का लाइसेंस लेना पड़ेगा, इंपोर्ट लाइसेंस जिसको हम बोलते हैं, और वो MD-15 फॉर्म के ऊपर आपको मिलता है। तो B, C, D उन सब के लिए भी आपको इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इंपोर्ट लाइसेंस लेने का क्या प्रोसीजर है। तो उसके लिए आपको CDSCO MD ऑनलाइन एक वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके ऊपर जाके आपको MD-14 फॉर्म भरना है और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके साथ आपको लगाने हैं। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इंपोर्ट के लिए आपको एक तो अपने डिवाइस की सारी डिस्क्रिप्शंस देनी है, मतलब कि डिवाइस मास्टर फाइल आपको अपलोड करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, उसके लेबल्स, आपको कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट कभी भी हुआ तो वो आपको देना है। आपको साइट मास्टर फाइल या प्लांट मास्टर फाइल आपको देनी है। आप जो मैन्युफैक्चरर है, मान लो आपका मैन्युफैक्चर जर्मनी में है, तो वहाँ से उसकी मैन्युफैक्चरर की कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स भी, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, कैसी है। इसके अलावा इसेंशियल प्रिंसिपल चेकलिस्ट आपको देनी है और कुछ अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरर को देनी होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको मैन्युफैक्चरर की तरफ से आ जाएंगे। और फिर जो आपका ऑथराइज एजेंट होगा इंडिया के अंदर, मतलब जो इंडिया में जो कंपनी उसको इंपोर्ट कर रही है, उसके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। तो कुछ नोटराइज कॉपी उसके अंदर देनी है जो कंट्री ऑफ ओरिजिन से मिली हुई हो, फ्री सेल सर्टिफिकेट हो, और QMS भी नोटराइज होना चाहिए आपका। इसके अलावा आपका अपना होल सेल ड्रग लाइसेंस या MD-42 या मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की कॉपी आपको देनी पड़ती है। और उस कंपनी की कभी भी कोई ऑडिट हुई हो पिछले 3 साल में तो वो भी रिपोर्ट आपको देनी पड़ती है। तो ये तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और डिटेल में डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप कहेंगे, मेरे को बोलेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आप हमें 9996859227 पे MD-15 की चेकलिस्ट आप हमसे डिमांड कर सकते हैं। तो इंपोर्ट लाइसेंस कौन कौन ले सकता है। कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर जिसके पास या तो होलसेल ड्रग लाइसेंस है, या MD-42 है, या मेडिकल डिवाइस बनाने का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, तो वो आपका इस MD-15 या इंपोर्ट लाइसेंस फॉर मेडिकल डिवाइसेस ऑब्टेन कर सकता है। अब एक क्वेश्चन है कि ऑथराइज एजेंट कौन होता है। ऑथराइज एजेंट वो पर्सन होता है जो उस डिवाइस को इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है। वो कोई कंपनी भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, और उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए मैन्युफैक्चरर की तरफ से। जो जर्मनी में बैठा है या किसी भी कंट्री में बैठा है, वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी पे लिख के देगा कि मैं इस पर्सन को अपना ऑथराइज एजेंट बना रहा हूँ यहाँ पे। अब क्वेश्चन है कि वो ऐसे क्या चेंजेस हो जाते हैं जिसके कारण हमारे को दोबारा से लाइसेंस लेना पड़ सकता है या पड़ता है। तो दोबारा से लाइसेंस हमें तब लेना पड़ता है अगर मैन्युफैक्चर की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गई, मतलब वो प्रोप्राइटरशिप थी, पार्टनरशिप हो गई, पार्टनर के अंदर एक पार्टनर और ऐड हो गया, या प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड हो गई, लिमिटेड से पार्टनरशिप होगी या प्रोप्राइटरशिप होगी, तो इन सारे केसेस में हमारे को दोबारा लाइसेंस लेना पड़ता है। या उसने अपनी फैक्ट्री शिफ्ट कर दी, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दी, तो भी दोबारा से उसको इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे इंडिया की जो मेडिकल डिवाइस क्लासिफिकेशन की लिस्ट है उसमें तो हमारी क्लास कुछ और है, और वो जो कंट्री है उसकी रेगुलेशन में उसकी क्लास हायर है या लोअर है,
तो हमारी कौन सी क्लास मानी जाएगी? तो जो भी हायर क्लास होगी ना वही मानी जाएगी। अगर वो इंडिया में हायर दिखा रहा है उस प्रोडक्ट को हायर क्लास में, तो इंडिया की क्लास मानी जाएगी। फॉरेन कंट्री में उसके रिस्क क्लास हाई दिखा रहा है तो फॉरेन कंट्री की क्लास को एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर आप इंडिया के अंदर 2-3 बंदे उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्या एक कंपनी से? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब मल्टीपल लोग इंपोर्ट कर रहे हैं एक ही प्रोडक्ट को या एक ही प्रोडक्ट को रजिस्टर कर रहे हैं सेम कंपनी को, तो क्या सारे कागज़ दोबारा देने पड़ेंगे, सारे डॉक्यूमेंट दोबारा देने पड़ेंगे? नहीं। एक बार किसी कंपनी वाले ने रजिस्टर करा लिया वो प्रोडक्ट, फिर आप भी कराने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन है। तो आपको क्या क्या देना है मैं बता देता हूँ। आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है, फ्री सेल सर्टिफिकेट देना है, सरकारी जो फीस है डॉलरों में वो देनी है, अपना लाइसेंस देना है, होलसेल MD 42 या मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, लेबल देना है, IFU देना है आपको, और आपको जो किसी भी बंदे ने इंपोर्ट लाइसेंस लिया है उसकी कॉपी आपको उसके साथ लगानी है। और आपको एक अंडरटेकिंग देनी है कि जी हमारी साइट में, हमारे प्रोडक्ट में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं है। तो आपको इतने से डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको भी इंपोर्ट लाइसेंस मिल जाएगा अगर ऑलरेडी किसी ने ले रखा है। अगला क्वेश्चन है कि क्या हम डिफरेंट साइट्स को, एक मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है उसकी 3-4 साइट्स हैं, उसको अपने एक ही लाइसेंस पे हम अपने एग्जिस्टिंग लाइसेंस के ऊपर ही डाल सकते हैं? ठीक है, हम डाल सकते हैं। इंपोर्ट लाइसेंस लेने में कितना टाइम लगेगा? 9 महीने तक का टाइम लगेगा इंपोर्ट लाइसेंस लेने में, प्रोवाइडेड कि आप डॉक्यूमेंट्स पूरे दे देते हैं। क्या जो फॉरेन में जर्मनी, USA, स्विट्ज़रलैंड जिस फैक्ट्री से हम माल मंगा रहे हैं उसकी इंस्पेक्शन करेंगे क्या CDSU वाले? कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो CDSU की मर्जी है। क्या इंपोर्टर है वो अपना लेबल उसके ऊपर लगा सकता है? हाँ, लगा सकता है। वो इंडिया की जो भी रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग सारा वो लेबल उसके ऊपर होना चाहिए। वो चाहे तो वहीं से लगवा के मंगवा ले या वो खुद लगा ले। अब इंपोर्ट लाइसेंस की फ़ीस क्या होती है? तो देखिए, इंपोर्ट की अगर क्लास A का आपका प्रोडक्ट है, नॉन स्टाइल नॉन मेजरिंग है, तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है, वो तो एक दिन में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट क्लास A है, वो या वो स्टाइल है या मेजरिंग है, तो उसकी एक साइड की फ़ीस है $, में मैं बताऊँगा $1000, और हर प्रोडक्ट की फ़ीस है $50। इसके अलावा अगर आपका क्लास B में आता है तो उसकी फ़ीस है $1000। डायग्नोस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ आपको। ये अगर आपका प्रोडक्ट क्लास A का है और या वो जो मतलब स्टाइल नहीं है और मेजरिंग भी नहीं है तो वो तो फ्री है। लेकिन अगर वो स्टाइल है या मेजरिंग है और डायग्नोस्टिक किट है तो उसकी फ़ीस भी $1000 है, और एक प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन फ़ीस एक डिवाइस की $10 है। तो क्लास A का तो ये हमारा ये हो गया है। तो मेडिकल डिवाइस की प्रोडक्ट की फ़ीस $50 है और डायग्नोस्टिक किट की $10 है। इसके अलावा अगर आपका प्रोडक्ट क्लास B में आता है तो क्लास B की फ़ीस $2000 है आपकी एक साइड की, और एक प्रोडक्ट की फ़ीस है $1000। मतलब आपने एक भी प्रोडक्ट का इंपोर्ट लाइसेंस लेना है क्लास B का तो आपके $3000 लग गया जी, ठीक है। इसी तरह से फिर आप अगर क्लास C और D के प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं तो एक साइड की फ़ीस है $3000 और एक प्रोडक्ट की फ़ीस है $1500। तो क्लास CD का अगर आप एक भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके $4500 खर्च हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको फ़ीस के बारे में मोटा मोटा बता दिया है। और चाहे तो आप contact@pharmadox.com या 9996859227 पर हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे शेयर कीजिए। क्या हमारे जो मेडिकल डिवाइसेस रूल में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम दिया हुआ है वो उस फैक्ट्री वाले को भी अपनी फैक्ट्री में लागू करना पड़ेगा? हाँ जी, करना पड़ेगा जी। फिर पावर ऑफ अटॉर्नी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसका क्या कंटेंट होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी ना मेडिकल डिवाइसेस रूल्स जो फ्रीली आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें एक 4th शेड्यूल दिया हुआ है। 4th शेड्यूल का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में पावर ऑफ अटॉर्नी का पूरी डिटेल दिए हुए हैं। उसमें लिखते हैं पार्ट 1 पावर ऑफ अटॉर्नी टू बी ऑथेंटिकेटेड इन इंडिया आइदर बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और बाय इंडियन एम्बेसी इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन or by an equivalent authority
थ्रू अपोस्टिल। तो ये है, और इसमें पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है। आई मिस्टर फलाना वर्किंग एज फलाना ऑथराइज टू साइन दिस पावर ऑफ अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी ये आ जाएगा, ठीक है। और हेयर बाय डेलीगेट पावर ऑफ अटॉर्नी टू मिस्टर फलाना एज पर होलसेल लाइसेंस और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद टेलीफोन फैक्स ईमेल एड्रेस हेयर एंड टू बी नोन एज फलाना फलाना। मतलब ये काफ़ी है डिटेल, आपको चाहिए तो ये हम आप मांग सकते हैं आप हमारे से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपसे शेयर कर देंगे। और अगर कोई पर्सनल यूज़ के लिए छोटी मात्रा में अगर मेडिकल डिवाइस मंगाना चाहे तो वो कौन से फॉर्म पे मंगाएगा, तो उसको MD-20 फॉर्म होता है जी। कोई छोटी मोटी किसी को रिक्वायरमेंट है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको इंपोर्ट ऐसा लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं। डॉलरों में जो इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर इतने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसमें छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है MD-20 पे, और MD-21 पे आपको ये मिल जाएगा पर्सनल यूज़ के लिए। अगर इंडिया में जो पर्सन इंपोर्ट कर रहा था इसको वो चेंज हो जाए, दूसरी कंपनी इंपोर्ट करना चाहे या उन दोनों की सेटलमेंट है भी, अब आप इंपोर्ट कर लो, तो दोबारा लाइसेंस लेना पड़ेगा क्या MD-15? हाँ जी, दोबारा लेना पड़ेगा। देखिए मेडिकल डिवाइस को इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट पोर्ट्स फिक्स कर रखे हैं कि ये आप बॉम्बे से कर सकते हैं, आप चेन्नई से कर सकते हैं, आप दिल्ली से कर रहे हैं, आप कलकत्ता से कर सकते हैं, अहमदाबाद से कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ फिक्स पोर्ट्स हैं, आप उसी से ही इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप किसी भी पोर्ट पे मंगा लो और वहाँ से आपको जी मैं इंपोर्ट मेरे को क्लियरेंस दो, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप चेक कर लीजिए पहले कि कौन से पोर्ट पे अलाउड है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी ने उठाया कि जी अगर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जी मेडिकल डिवाइस, तो जो मेरा होलसेल का मेरा गोदाम है, ये MD-42 का जो मेरा एरिया है, मेरे को वहीं पे रखनी है क्या अब सारी मेडिकल डिवाइस, कहीं और नहीं रख सकता? नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं मर्जी रखो पूरे इंडिया में, लेकिन जहाँ भी आप रख रहे हो उस साइट के पास MD-42 या होलसेल ड्रग लाइसेंस या मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो आप रख सकते हो कहीं भी थ्रू आउट इंडिया, अपने अपने दोस्त के किसी दूसरी कंपनी के किसी के भी गोदाम पे आप रख सकते हो, लीगली आप उसको ट्रांसफ़र करो। अगला क्वेश्चन है, क्या लीगल और एक्चुअल मैन्युफैक्चरर का नाम और एड्रेस को हमारे को लिखना है फ्री सेल सर्टिफिकेट पे जो हम दूसरी कंट्री से ले रहे हैं? हाँ जी, लिखना पड़ेगा आपको उस फ्री सेल पे। और अगला क्वेश्चन है कि हमारे जो इंडियन एजेंट है, जो इंपोर्टर है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज हो जाता है तो हमारे को CDSC को बताना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बताना पड़ेगा हमारे को। फिर जो हमें वेदर फीस रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन एड्रेस ऑफ ऑथराइजेशन, अगर हम एड्रेस बदला जा रहा है, मैंने जो इंपोर्टर है हमारा सिर्फ उसका एड्रेस बदला जा रहा है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं की जा रही है, तो उसमें भी हमारे को कुछ फीस देनी पड़ेगी क्या? तो इस बारे में इन्होंने कहा कि हमने एक नोटिस निकाला हुआ ऑलरेडी 2020 में, और 1241 है वो, डेटेड 31 अगस्त 2020, उसको आप पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपोर्टेबिलिटी, मतलब उन प्रोडक्ट्स के लिए जो जो उस कंट्री में फ्रीली सेल नहीं होते हैं उसको फ्री सेल माना जा सकता है? मतलब सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपोर्टेबिलिटी वेदर इट इज़ इक्वलेंट टू फ्री सेल सर्टिफिकेट? नहीं जी, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपोर्टेबिलिटी तो हो सकता है लेकिन उसको हम फ्री सेल कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये इंपोर्ट करने के लिए मेडिकल डिवाइस को इंडिया के अंदर फॉरेन कंट्री से जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपको शेयर किए हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम फार्माडॉक्स कंसल्टेंट।